हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लाउड अफेयर्स। और आज है 15 मई 2020। तो आज के दिन से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या फिर वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता। मतलब हमेशा हम दूसरों की ही कमी सोचते रहते हैं, पर कभी हम खुद ये नहीं सोचते कि क्या हमने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, कि क्या हमने उसे वो इज्जत दी ताकि वो भी हमें वो इज्जत दे। तो ये इसी तरीके से है कि जैसा पेड़ हम आज लगाएंगे वैसा ही फल हमें कल मिलेगा, या जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो जैसे ही हम दूसरों को इज्जत देंगे वैसे ही वो लोग हमें इज्जत देंगे, या जिस प्रकार से हम आज कड़ी मेहनत करेंगे तो उसी प्रकार से जो आने वाला टाइम है हमारा, यानी कि रिमेनिंग ऑफ लाइफ आफ्टर जॉब, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। लेकिन अगर हम आज ही मौज मस्ती करते रहेंगे तो जो आने वाला टाइम होगा उसमें हमें खुद बस यही सोचना पड़ेगा कि यार हम पहले ही मेहनत कर लेते और आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। तो अभी भी वक्त है, बिना किसी देरी के शुरू हो जाइए एक नई उम्मीद के साथ। और इस लॉकडाउन में इतनी अच्छे से मेहनत कीजिए कि इस साल ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ के साथ। तो पहले रिवाइज करते हैं कल की न्यूज़ के बारे में, जो कि 14 मई की थी। तो कल हमने पढ़ा था कि जैसे परसों मोदी जी लाइव आए थे, उन्होंने बताया था कि वो इस कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए 20 लाख करोड़ का जो विशेष आर्थिक पैकेज है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारी कुल जीडीपी का 10% है। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भारत को 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है। इसके बारे में हमने हमने कल विस्तार से पढ़ा था। अगली न्यूज़ है हमारी कि जो भारत में जो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका पिछले 40 सालों में सबसे कम उत्सर्जन हुआ है इस बार। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, सभी बंद हैं। और आजकल जो बिजली का कंजप्शन है वो भी इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसी वजह से जो हमारा कोयला कम जल रहा है, और कोयले के कम जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम ही मुक्त हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि WHO के अनुसार जो मलेरिया है, टीबी और एड्स के मामले आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इस समय पूरे ग्लोबल लेवल पर डॉक्टर्स हैं उन सभी का फोकस सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में है। इसी वजह से जो मलेरिया, टीबी या एड्स की वैक्सीन बनाने में जो डॉक्टर्स लगे हुए थे उन सब भी अब कोरोना वायरस के लिए ही लगे हुए हैं। तो इस वजह से आने वाले टाइम में जो मलेरिया, टीबी और एड्स के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य था कि हर घर में जल का नल लगा हो, यानी हर घर में पानी की टंकी हो, जिससे हमें इतनी दूर ना जाकर पानी भरना पड़े और घर पर ही सुविधा मिल जाए। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने पैचअप किया है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी जितेंद्र सिंह जी के बारे में, जो कि एसओ कैम द्वारा आयोजित भारत और बांग्लादेश की वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपनी न्यूज़ के ओर। हमने कल यही पढ़ा था कि वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो KAI जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह पूरी एशिया में 64th रैंक पर आया था। और इसके साथ ही जो चंगई एयरपोर्ट था वो फर्स्ट रैंक पर आया था। उसके बाद हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें जो इंडिया की रैंक है वो 76 से घटकर 74 हो चुकी है, जिसमें एक बड़ा इंप्रूवमेंट है इंडिया का इस साल। तो इसमें इंडिया का इंप्रूवमेंट है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था हमारा कि जो ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की बात कही है। तो यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी जो अखिल कुमार जी हैं। अखिल कुमार जी हमने बताया था मुक्केबाज थे। वो नाडा के यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दोबारा से पैनल में शामिल हो चुके हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी, वितरण और लेन देन को आसान बनाने के लिए जो हमारे रेलवे है और डाक विभाग है, उन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव तैयार किया है ताकि जो लॉकडाउन की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी, मनोज आहूजा जी। मनोज आहूजा जी एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें सीबीएसई आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रमुख बनाया गया है। और इसी के साथ में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रमुख है, उसके रूप में वी विद्यावती जी को चुना गया है। तो ये थी कुछ कल की हेडलाइंस। अब चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो आज की पहली न्यूज़ है कि भारत ने एससीओ में भाग लिया। एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत ने संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो वर्चुअल मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, उन्होंने संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। यह जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सभी विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है और इसी के साथ में यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो विषय रहा वो यही था कि कोविड-19 के संकट से कैसे निपटा जा सके। और इस समय इस मीटिंग में जो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसको भी 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसकी वर्षगांठ। और जो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, उसको भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये भी बात की गई थी यहाँ पर। और साथ में ही जो इस बार की जो एससीओ की जो मीटिंग होगी वो 9 से 10 जून 2020 में रूस में होने वाली है। तो यहाँ पर उसकी भी बात की गई थी कि रूस में किस प्रकार से ये मीटिंग अनाउंस होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सिस असेसमेंट 2020 की रिपोर्ट आई है। तो यह रिपोर्ट जारी की है खाद्य और कृषि संगठन ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में एक बार और ढंग से। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुके हैं। तो देखने में बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारे इंडिया में जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो उसी को रिकवर करने के लिए जितने भी हमारे वन क्षेत्र थे उनको कम किया जा रहा है। तो उसी के अनुसार 30 वर्षों में 178 मिलियन हेक्टेयर वन काटे जा चुके हैं। हालांकि जो इस बार जो वनों का ये औसत आया है वो पिछले टाइम से कम है। इसका मतलब इसमें सुधार किया गया है। और इस सुधार में यूरोप और एशिया है जिसमें सबसे कम वनों की हानि हुई है। और इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि जो पृथ्वी पर योगदान देने वाले वनों का सबसे बड़ा अनुपात 45% यानी 100 का जो 45% वह भाग है वो उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो अर्थ है उसको तीन ऐसे यहाँ पे लाइन खींची हुई है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये आपका जो 0 डिग्री वाली रेखा है उसे ही बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। और इसी में जो आसपास के वन हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो यहीं पर जो मैक्सिमम एरिया है हमारे वनों का वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि दुनिया के 5 जो प्रमुख देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन संसाधन है, उनका नाम है ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस। तो देखिए ये जो 5 है वो वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़े देशों की गिनती में आते हैं वर्ल्ड में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा वन भी इन्हीं क्षेत्रों में होंगे। तो यहाँ से आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो कि है ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक संगीत जारी किया है जिसका नाम रखा है यूनाइटेड वी फाइट, कि मिलकर हम लड़ेंगे, यूनाइटेड वी फाइट। तो लड़ेंगे किससे? लड़ना है हमें कोविड-19 से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से। तो हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी आईसीसीआर ने एक संगीत रचा है जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट, जिसका प्रयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा रहा है। तो भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसडरिंग
एम्बेसी ने कहा है कि जो यह गीत है वो भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा पूरी दुनिया को समर्पित किया गया है। तो आईसीसीआर के बारे में जान लेते हैं। आईसीसीआर की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके विनय सहस्त्रबुद्धे जी और महानिदेशक हैं अखिलेश मिश्रा जी। तो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसीआर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके सिर्फ आप हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा और अध्यक्ष और महानिदेशक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने गरीब और दलितों के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है संबल योजना। देखिए ये संबल योजना 2018 से चल रही है। अभी इसमें एक नई घोषणा की गई है तो इसलिए ये चर्चा में है। आइए पूरी न्यूज़ पे ध्यान देते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी समुदायों को जन्म से मृत्यु तक अधिकार प्रदान करने और उनके जीवन को मजबूत करने के लिए संबल योजना शुरू की है। इसमें 1903 यानी 1903 लाभार्थी हैं जिन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और उन लाभार्थियों को पूरे 41.33 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। तो ये अमाउंट याद रखने वाली है वैसे, क्योंकि संबल योजना थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि जो भूतपूर्व सहायता प्राकृतिक मृत्यु के 1698 लाभार्थियों को 33 करोड़ मिलेंगे और जिनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई है ऐसे 204 लाभार्थी हैं जिन्हें 8.16 करोड़ मिलेंगे। और जो आंशिक स्थायी यानी आंशिक रूप से जो विकलांग लाभार्थी है उन्हें 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं संबल योजना के बारे में। तो संबल योजना को अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए 2018 से 19 के बीच 703 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस बार खर्च करने की बात की है पूरी 41.33 करोड़ रुपए। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जन्म से मृत्यु तक जो एससी और एसटी के जो गरीब हो लाभार्थी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में संबल योजना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो उत्तराखंड के सीएम ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है होप, HOPE होप। तो आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने विशेषज्ञों में युवाओं के लिए, जितने भी युवा है यंगस्टर्स है उनके लिए रोजगार पैदा करने और कौशल विकास करने के लिए अपना एक होप नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो होप की फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखने योग्य है। तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, कि हर जगह उपस्थित लोगों की सहायता करना। तो जो ये पोर्टल होप है इसका उपयोग राज्य के उन युवाओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में लौटे प्रवासी युवाओं के साथ ही रह रहे हैं। तो इस समय जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेंट्स इधर से उधर जा रहे हैं। तो इसी के दौरान जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इन सभी का डेटा रखने के लिए अपनी यह योजना लॉन्च की है और यह मंच बेरोजगार युवाओं को नौकरी के बारे में और कौशल विकास में मदद करेगा। और इसका काम सिर्फ यही है कि कौशल में मदद करना है ताकि वो सभी अपनी आजीविका को अच्छे से निभा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। टीवीएस ग्रुप और आईआईटी मद्रास ने स्वचालित स्वशासन सहायता उपकरण यानी अपने आप जो ब्रीथिंग हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सुंदरम वेटंगो, इसका निर्माण किया है। तो देखते हैं आखिर सुंदरम वेटंगो है क्या। तो टीवीएस यानी त्रिंकुगुडी वेंगराम सुंदरम समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है जिसका नाम है सुंदरम वेंगाइंगो, जो दूर स्थित और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर हम वेंटिलेटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकते वहाँ उन लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सुंदरम वेगाइंगो है वो किस चीज़ के लिए है, वो
हमारी जो वेंटिलेटर है उसकी सुविधा प्रदान करेगी। तो जानते हैं थोड़ा सुंदरम वेटेंगो के बारे में कि यह एक खुद चलने वाली एक नियंत्रित और स्वचालित निचोड़ के माध्यम से रोगियों का श्वसन समर्थन प्रदान करती है। यानी कि पूरा ये जो रोगी है या कोई भी जिसको भी कोरोना वायरस है, उस व्यक्ति को जो जैसे वेंटिलेटर होता है ठीक उसी प्रकार से यूज़ होगी ये भी, उसकी ब्रीथिंग सेंस को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि किसने इस्तेमाल किया है, आईआईटी मद्रास और टीवीएस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना स्टार्ट की है। तो मातृ स्मृति योजना क्या है? ये एक ऐसी योजना है जिसमें जितनी भी हमारी बंजर भूमि है उसके सुधार के लिए काम किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है, तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जनपदों में स्टार्ट की है योजना, जहाँ पर बंजर भूमि है, क्योंकि बंजर भूमि जो आने वाले दिनों में है उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल है उसमें पहले ही कहा गया है कि हमें अपनी भूमि को बंजर होने से बचाना है, तो उसी के क्षेत्र में एक इनिशिएटिव है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद रहेगा कि मातृ स्मृति जो योजना है वो पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है। इसमें 6 जनपद है और 50,000 एकड़ भूमि। तो यहाँ पर ये आंकड़ा याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर जो लाभार्थी होंगे वो होंगे 2.5 लाख लोग। तो थोड़ा ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट होगा। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में। तो जो 6 जनपदों की बात हुई है, तो जनपद कौन कौन से हैं? बांकुड़ा है, बीरभूम है, पुरुलिया है, झारग्राम है, पश्चिमी बर्धमान है और पश्चिमी मिदनापुर है। इन जिलों में कम से कम 50 एकड़ बंजर भूमि है जो प्राकृतिक रूप से कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है और ना ही वहाँ पर किसान खेती कर सकते हैं। तो उसी के लिए यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो आप इस इनिशिएटिव को याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जैसे लोगों में ये एक बात थी या फिर एक किसे कह सकते हैं भ्रांति फैली हुई थी कि जो कोरोना वायरस है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो पुरुष महिलाओं की तुलना में कोविड-19 से अधिक असुरक्षित है। यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को कोविड-19 जल्दी से अपना शिकार बना रहा है। तो इसी के बारे में बताया है। तो ये जो रिपोर्ट है, जो ये शोध है, ये प्रकाशित हुआ है यूरोपीय हार्ट जनरल में। तो यूरोपीय हार्ट जनरल ने अपना एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार जो पुरुष हैं वो महिलाओं की अपेक्षा जल्दी ही कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो मानव शरीर में जो ACE2 एंजाइम कोरोना वायरस का प्रमुख कारक है, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए कोविड-19 को सक्षम बनाता है। और अध्ययन से पता चलता है कि जो ACE2 एंजाइम है उसका स्तर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। तो इसी वजह से ACE2 एंजाइम है जो कोविड-19 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये जो न्यूज़ कहाँ से पारित हुई है, तो ये याद रखिएगा, यूरोपीय हार्ट जनरल। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। SRS बुलेटिन जारी हुआ है, SRS। तो इसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल एक सर्वे होता है, उसमें रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसी की तरह है ये बुलेटिन जारी हुआ है। तो इस बुलेटिन के बारे में जानते हैं। तो जो इंडिया का है रजिस्टर जनरल ने 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर अपना नमूना पंजीकरण प्रणाली, यही है SRS, यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जारी किया है, जिसने भारत के लिए वर्ष 2018 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का अनुमान प्रस्तुत किया है। तो देखिए जन्म दर क्या है, प्रति 1,000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीवित रहे या फिर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसे जन्म दर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रति 1,000 बच्चों में से, जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे मृत्यु दर कहा जाता है। और ऐसे शिशु मृत्यु दर में आता है अंडर 5, या प्रत्येक 5 साल तक देखा जाता है। जैसे कि
एक प्रति 1000 व्यक्तियों जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से जो 5 साल तक के बच्चों में कितनों की मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो उसी का आंकड़ा लिया गया है यहाँ पे। देखिए ये प्रति 1000 पर ही निकाला जाता है। तो वर्तमान नमूना 2011 की जनगणना को फ्रेम में रखते हुए बनाया गया है, और ये जो फ्रेम है वो हर 10 साल में बदल दिया जाता है। तो भारत की शिशु मृत्यु दर जो है, जो बता रहा था मैं, वो है 2017 में थी 1000 जीवित जन्मों में 33 की मृत्यु हो जाती थी, और 2018 में थोड़ा सुधार हुआ है और ये बढ़कर घटकर 32 हो चुके हैं। यानी कि जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम बचा नहीं पाते या जो किसी न किसी बीमारी के कारण मर जाते हैं। तो ये है इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो नमूना पंजीकरण प्रणाली है जिसको हमारा रजिस्ट्रार जनरल जारी करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पीएम केयर्स फंड। आप सभी जानते हैं कि सभी लोग इसमें योगदान दे रहे हैं अपना अपना। तो उसी फंड ट्रस्ट को 3100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो कोरोना वायरस में जो हेल्प के लिए ही दिया जा रहा है ये। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पीएम केयर्स यानी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुल राशि में से लगभग जो 2000 करोड़ रुपए हैं वो वेंटिलेटर्स खरीदने के काम आएंगे, और जो 1000 करोड़ रुपए हैं वो प्रवासियों के काम आएंगे, और जो बचे हुए 100 करोड़ रुपए हैं वो टीका विकास के काम आएंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं। जो 2000 करोड़ रुपए हैं वो वेंटिलेटर्स के लिए, जो 1000 करोड़ रुपए हैं वो प्रवासियों के लिए, और जो बचे हुए 100 करोड़ रुपए हैं वो यूज होंगे हमारे टीका के विकास के लिए। तो ये याद रखिएगा एस्पिरेंट्स, ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत 2025 WHO की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों में विफल होने की संभावना है। तो देखिए ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, इसने यह बताया है कि जो भारत ने अपना 2025 तक जो लक्ष्य रखा था पोषण को प्राप्त करने का, न्यूट्रिशन को प्राप्त करने का, उसमें वो कहीं ना कहीं पर विफलता प्राप्त कर रहा है। यानी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि 2025 तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जानते हैं आखिर क्यों कहा गया है ऐसा। तो WHO की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो 88 देशों के साथ प्रतिबद्ध था, उसमें से कुपोषण के कारण वो अब अपना लक्ष्य पूर्ण करने में थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में नाइजीरिया और इंडोनेशिया की तरह ही स्टंटिंग में असमानताओं सबसे खराब है। देखिए स्टंटिंग जो माल न्यूट्रिशन का ही एक नाम है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, जिसे हिंदी में बोल देते हैं। क्योंकि जैसे किसी बच्चों को सही से आहार नहीं मिल पाता तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और कुपोषण के अंतर्गत ही आपका स्टंटिंग आता है। तो उसी की एक दूसरा नाम स्टंटिंग है। तो भारत में माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत बड़ी है, इसी वजह से वो अपने 2025 तक लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। तो यही बताया है WHO की रिपोर्ट ने। जानते हैं WHO के बारे में। और WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और जो महानिदेशक हैं वो उसके हैं टेड्रोस अधनोम गैब्रियस। तो इसी के साथ हमारी ये रिपोर्ट भी ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो JDS के पूर्व सांसद है राजा रंगप्पा नायक जी, उनका 61 साल की उम्र में निधन हो गया। जो कि पहले लोकसभा मेंबर थे, राजा रंगप्पा नायक जी। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है कि राजा रंगप्पा नायक जी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये राजनीति से संबंधित थे। और कहाँ के सांसद थे? ये बेंगलुरु कर्नाटका के सांसद थे। तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी इम्पोर्टेंट है। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट रखना है इसमें याद कि रंगप्पा नायक जी राजनीतिज्ञ थे और साथ में ही बेंगलुरु कर्नाटका के सांसद थे। अब जानते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। और इसी के साथ हमारी आज की सभी न्यूज़ खत्म हुई है। आशा करता हूँ कि मैं न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।